about the introduction part of the chapter thermodynamics. हम थर्मोडायनामिक्स की इंट्रोडक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसकी हम बातचीत करेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा एक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, राइट। और अब हम पढ़ेंगे कि यदि थर्मल एनर्जी के बारे में जैसे हमने पढ़ा था, तो ये थर्मल एनर्जी जैसे ट्रांसफ़र होती है, तो इस अंडर अंडर विच लॉज इट इट ट्रांसफर्स, राइट। ये थर्मल एनर्जी ऐसे लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे जो थर्मल एनर्जी को गवर्न्स करते हैं। देखिए हमने वी शैल स्टडी, हम पढ़ेंगे कि जो वर्क है, वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। जो वर्क है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। ये पढ़ेंगे हम। जैसे हम सर्दियों की बात करें तो सर्दी में हम क्या करते हैं, अपने हाथों को रगड़ते हैं। हाथों को रगड़ने से क्या होता है, हमें गर्मी का आभास होता है। इसमें क्या होता है, हम वर्क करते हैं, हाथों के ऊपर हम वर्क करते हैं और उससे हीट पैदा होती है। ये एक एग्जांपल हो गया कि वर्क जो है वो किस तरीके से हीट में पैदा होता है। हियर वर्क इज चेंजिंग इनटू हीट। ओके। पर इसका उल्टा यदि हम स्टीम इंजन की बात करें तो स्टीम इंजन में क्या होता है, स्टीम इंजन में क्या होता है, स्टीम इंजन में हीट ऑफ द स्टीम, जो स्टीम की हीट होती है, गर्म जो स्टीम होती है, वो यूजफुल वर्क करती है एंड इट मूव द पिस्टन। और वो जो गर्म जो स्टीम होती है वो, बिकॉज इट इट रिक्वायर्स सो मच एनर्जी, सो वो पिस्टन को मूव करती है। और वो जो पिस्टन है, पिस्टन के मूव करने से जो ट्रेन के पहिए चल पड़ते हैं। आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस स्टीम में कितनी ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है। तो हमने प्रैक्टिकली इन दो एग्जांपल्स में हमने क्या देखा कि जो वर्क है वो हीट में, और हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। ये जो दो लाइन हैं, ये हमारे लिए ये मैसेज दे रही है। यदि हम फिजिक्स की बात करें तो हमें जो हीट है, टेम्परेचर है और वर्क है, इनको बहुत केयरफुली डिफाइन करना पड़ेगा कि हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, वर्क क्या होता है, हीट आई मीन ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में हमें बहुत केयरफुली इनके ऊपर अपना जो दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। यदि हम हिस्टोरिकली प्रोग्रेस की बात करें तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट है, इसको डिफाइन करने के लिए एक बहुत लंबी कहानी है। ठीक है। पहले ऐसे माना जाता था, पहले ऐसा माना जाता था कि मॉडर्न पिक्चर से पहले ऐसा माना जाता था कि एक जो मैटर है, मैटर के बीच में कोई भी यदि मैटर है तो मैटर के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उस उन पोर्स के बीच में एक कैलोरिक लाइक एक फ्लूइड जैसा भरा होता है जिसको हम कैलोरिक कहते हैं। और जब ठंडी और गर्म बॉडी जो है, व्हेन हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, तो क्या होता है कि ये पुराना आइडिया है कि ये जो फ्लूइड है ना, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। और कब तक ट्रांसफ़र होता है, जब तक कैलोरिक लेवल जो है वो बराबर ना हो जाए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यदि आपको समझना है तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक जो है वो टंकी है पानी की। ओके। अब एक टंकी जो है वो दूसरी टंकी के साथ जोड़ी हुई है अपने पाइप से, राइट। अब पाइप से आपने दोनों को जोड़ दिया। अब पाइप से जोड़ने के बाद जो फर्स्ट टंकी है, अब पानी की जो टंकी है, मैं यूँ कहूँ ए टंकी जो है वो पूरी भरी है, दिस इज कम्प्लीटली फिल्ड। और जो दूसरी टंकी है उसका जो वाटर लेवल है वो बहुत कम है। अब क्या होगा कि जो पानी है वो टंकी ए से बी की ओर फ्लो करेगा, और कब तक फ्लो करेगा, जब तक कहीं आके इनका लेवल दोनों का एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाता, राइट। तो इसी तरीके से कुछ बताया गया कि जब एक हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी जिसके बीच में जो हीट है इन टर्म्स ऑफ कैलोरिक फ्लूइड, फ्लूइड के फॉर्म में रहती है, और ये जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तो तब तक हीट फ्लो करती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी जब तक इनका कैलोरिक लेवल जो है वो बराबर ना हो जाए। बट ये आइडिया जो है समय के साथ टिक नहीं सका, और इस आइडिया को डिस्कार्ड कर दिया गया। अब सवाल ये है कि किसी भी आइडिया को ऐसे कहने से तो डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। यदि हम कहें कि नहीं जी, मेरा विचार ऐसे है और मैं तो सोचता हूँ शायद ऐसे होता है, ऐसा साइंस में नहीं होता। इसमें एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी जो जो थर्मोडायनेमिक्स में जिन्होंने बहुत रेवोल्यूशन लाया, और उनका नाम था सर बेंजामिन थॉम्पसन। सो सर बेंजामिन थॉम्पसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उनका नाम जो है वो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज काउंट रदरफोर्ड इन 1798। उन्होंने 1798 में एक बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि द काउंट रदरफोर्ड सुपरवाइज द ड्रिलिंग ऑफ ब्रास कैनन। ब्रास कैनन ड्रिलिंग को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं इन द फैक्ट्री दैट वाज इन बाबारिया
फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन रमफोर्ड्स कंक्लूडेड दैट हीट क्या है, इट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ मैटर, एक मैटर की फॉर्म नहीं है। जैसे हम यहाँ कंसिडर कर रहे थे कि हीट जो ये मैटर में एक फ्लूइड जैसा होता है, और ये उन्होंने कहा कि ऐसा जैसा कुछ नहीं है। सो व्हाट ही हैज सेड, he observed that boring of a brass cannon generated a lot of heat. बोरिंग ऑफ, ये सामने आप देख रहे हैं सेकेंड फिगर में, बोरिंग ऑफ ए ब्रास कैनन जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट, वो पैदा करता है। यहाँ आप सेकेंड फिगर में यहाँ देख सकते हैं। सो इंडीड इनफ, और इतनी ज़्यादा हीट होती है कि पानी को गर्म कर सकते हैं। इट इज़ इनफ टू बॉयल द वाटर, एंड मोर सिग्निफिकेंटली, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, कि अमाउंट ऑफ हीट, जितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी, इस बात पर डिपेंड करेगी कि बर्फ कितना हुआ है। इट इज मोर डिपेंडेंट अपॉन द, कि बर्फ कितना हुआ। यहाँ आप देख रहे हैं ना कि घोड़े जो हैं वो घूम रहे हैं, तो ये जितना ज़्यादा घूमेंगे और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, उस बात पर डिपेंड करेगा कि हीट कितनी पैदा होगी। बल इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपका जो ड्रिल है, वो ड्रिलिंग मशीन जो है वो कितनी पैनी है, इस बात पर निर्भर नहीं करेगा। और आप मज़ेदार बात ये देखिए कि जो काउंट रदरफोर्ड ने, रमफोर्ड ने जो स्टेटमेंट दिया है वो यहाँ लिखा है, द काउंट रदरफोर्ड discovered that caloric heat, as he called it, was not transferred from inside the hotter object to the colder one, कि ये एक फ्लूइड नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक फ्लूइड नहीं है। इंस्टेड द हीट क्या है, हीट वॉज ए टाइप ऑफ एनर्जी, एक किस्म की एनर्जी है, और वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम द मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। ये एनर्जी ट्रांसफर होती है बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। सो जो कैलोरिक पिक्चर है, कैलोरिक पिक्चर में कहा गया कि ये तो एक फ्लूइड है, और इस आइडिया को कम, जो काउंट रमफोर्ड का जो आइडिया है, इस एक्सपेरिमेंट से ये डिस्कार्ड हो गया। तो हम यदि कैलोरिक पिक्चर की बात करें तो कैलोरिक पिक्चर कहती है वो तो उसमें तो एक फ्लूइड होता है, तो जो शार्प, जितनी हमारी पैनी ड्रिल मशीन होगी वो ज़्यादा वो फ्लूइड जो है वो बाहर निकाल कर लाएगी। अब आई मीन देखिए, बहुत इन कैलोरिक पिक्चर शार्पर द ड्रिल, जितनी ड्रिल आपकी ज़्यादा पैनी होगी वो उतना ही ज़्यादा फ्लूइड को बाहर लेके आएगी। इट विल ड्रिल एट स्कूप आउट मोर हीट फ्रॉम द पोर्स, बट दिस वॉज नॉट ऑब्जर्व, पर ऐसा देखने में बिल्कुल नहीं आया, राइट। यदि तो हीट जो है वो पेन या ड्रिल के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए थी, पर ऐसा देखने में नहीं आया। सो ए मोस्ट नेचुरल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज दैट हीट वाज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक तरीके की एनर्जी है, ओके, एंड द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, वर्क टू हीट, राइट। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स मूवमेंट। So thermodynamics एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है which deals with the concept of heat and temperature। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम कॉन्सेप्ट ऑफ हीट और टेम्परेचर को पढ़ते हैं, और एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, किस तरीके से जो हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती है, इस कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, questions on introduction part of thermodynamics. Thermodynamics is a macroscopic science, and see here it is a मैक्रोस्कोपिक साइंस। मैक्रो मीन्स लार्ज, जो जो चीज़ें लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैक्रो मीन्स लार्ज, स्कोप का मतलब होता है देखना। तो ये जो साइंस है ये ऐसे ऐसे सिस्टम से डील करेगी जो आपको सामने सामने दिखेगा। इसमें हम बल्क सिस्टम की बात करते हैं, हम स्मॉल स्केल की बात नहीं करेंगे। इट डज नॉट गो टू द मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मैटर। हम जो मैटर जो अंडर कंसिडरेशन होगी उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूल लेवल के ऊपर वो जो मटेरियल है, वो मैटर है, वो कैसे बिहेव करेगी, वो सिस्टम मॉलिक्यूल लेवल के ऊपर कैसे बिहेव करेगा, हम उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सो थर्मोडायनामिकल डायनामिक डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम एंड विच आर सजेस्टेड बाई, या तो हम इसमें जो थर्मोडायनामिकल सिस्टम को जब हम पढ़ेंगे तो हम ऐसे वेरिएबल चूज़ करेंगे जो कॉमन सेंस से हम अंदाज़ा जिनका लगा सकते हो, या फिर हम उनको डायरेक्टली माप सकते हो। This is much more important, right? So microscopic description of gas, यदि हम microscopic description की बात करें, जैसे हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है, तो फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के बीच में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और आप इस गैस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मॉलिक्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी, बट एवर देयर डिफरेंट काइंड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर देयर इन द कंटेनर। तो क्या होगा, आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो आपको कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए, यू मस्ट नो अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। नंबर सेकंड, यू मस्ट नो अबाउट द वेलोसिटीज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स।
बट इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम माइक्रो लेवल पर जाते नहीं हैं। माइक्रो लेवल पर हम किसी गैस मॉलिक्यूल के जो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज हो रहे हैं या उसकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसका क्या है, उसके बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे। तो हम इस सिस्टम में, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ही बात करेंगे, लार्ज स्केल पर बात करेंगे, बल्क लेवल पर बात करेंगे, और जो हम वेरिएबल डिसाइड करेंगे इसको पढ़ने के लिए वो भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होंगे। और वो वेरिएबल्स कैसे हो सकते हैं? प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, मास ऑफ द गैस हो सकता है, और कंपोजिशन, और ऐसी चीज़ें हैं ये कौन सी, जिनको हम अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट, राइट, वी कैन सी, वी कैन हियर ऑल्सो, सो इट्स बाय द सेंस परसेप्शन, ओके, और वो मापे जा सके, उनकी मेजरमेंट पॉसिबल हो, राइट। हम यदि बात करें कि मैकेनिक्स को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और नाउ वी आर शिफ्टिंग आवर डिस्कशंस टू थर्मोडायनामिक्स। हम मैकेनिक्स के बाद अब हम थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने वाले हैं। और थर्मोडायनामिक्स और मैकेनिक्स के बीच में क्या फ़र्क है, कहाँ कहाँ आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच में समानताएं लगेंगी आपको, या फिर इनके बीच में कोई कोई डिफरेंस है। तो मैकेनिक्स में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, मैकेनिक्स में हमने ये पढ़ा है कि एक लीनियर मोशन के बारे में हमने पढ़ा है, और सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा है। तो मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम एक टर्म पढ़ते हैं फोर्स के बारे में। वी हैव स्टडीड अबाउट फोर्स, कि जब हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो किसी पॉइंट ए के ऊपर है, और फोर्स लगाने के बाद वो एक लाइन में मूव करता है, और वो बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। दिस इज द लीनियर मोशन, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन मैकेनिक्स, ओके। इट एक्वायर सम काइनेटिक एनर्जी, ओके। सर्कुलर मोशन में हम एक और टर्म पढ़ते हैं, टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। तो टॉर्क क्या करता है, वो चीज़ों को घुमा देता है। सो इट रिजल्ट्स इन द सर्कुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ओ से चलता है, और ऐसे घूम के दोबारा फिर ओ पॉइंट के ऊपर आ जाता है। बट इसमें हम देख रहे हैं कि आप यदि एक सिस्टम, जैसे आप सिस्टम आपने कंसिडर कर दिया एक बॉडी ऑफ मास एम, आपने फोर्स अप्लाई किया, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया। सर्कुलर मोशन में आपने एक सिस्टम कंसिडर किया जिसका कोई मास एम है, उसके ऊपर आपने टॉर्क अप्लाई किया, वो सारे सर्कल में घूमा और वापस फिर ओ पॉइंट पर आ गया। पर थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में आपका जो सिस्टम है वो ये कंटेनर है, ये कोई क्यूब हो सकता है, ओके। तो इसके बीच में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, या कोई फ्लूइड आपने भरा हुआ है, तो उसके हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और कंपोजिशन की बात तो करेंगे। बट ये जो डिब्बा है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा। सो ये फ़र्क रहेगा मैकेनिक्स में और थर्मोडायनेमिक्स में, ओके। इसमें सिस्टम का सिस्टम नहीं मूव करेगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सिस्टम मैटर्स अ लॉट, राइट। सो एक और हम उदाहरण की बात करें कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, जब एक गोली जो है वो बंदूक से निकलती है, तो क्या होता है। सो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास बुलेट है, ये बुलेट है, ओके, ये गन से बाहर आ रही है, दिस इज गन। अब यहाँ जो बुलेट है उसका कोई मास m है, और इस डायरेक्शन में उसकी कोई वेलोसिटी b है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बुलेट क्या हुई, 1/2 mv², ओके। अब क्या होगा कि जैसे ही जो गन से बुलेट बाहर आएगी, तो उसकी मैकेनिकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। मीन्स उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो, जैसे क्योंकि दूर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी घटती चली जाएगी ना। तो यदि उसकी वेलोसिटी घटती चली जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। और एक स्टेज क्या होगा, पर उसके टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर डू नॉट चेंज, बट द टेम्परेचर ऑफ द बुलेट डू नॉट चेंज। जब ये बुलेट जो है वो यहाँ जाके एक शीट पर टकराएगी, राइट, एक वुडन शीट के ऊपर टकराएगी, तो वुडन शीट को टकराने के बाद क्या होगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 1/2 mv², ओके। सो उसकी टकराने के बाद क्या होगा, इट्स वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी जीरो होने के बाद क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो जब वो बुलेट जो है इस वुडन ब्लॉक में टकराएगी तो वो फ्रिक्शन करेगी, और फ्रिक्शन होने के बाद देखो चेंज क्या आने वाला है, इसकी जो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, जो आपकी बुलेट है वो भी गर्म हो जाएगी, और जो वुडन शीट है वो भी गर्म हो जाएगी। क्यों होगी, बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिल्ट कम्स इन टू प्ले, एंड दैट हेल्प्स टू स्टॉप दिस बुलेट, जिसकी वजह से ये जो बुलेट है वो रुक जाएगी। अब समझने वाली बात इसमें क्या है, समझने वाली बात इसमें है कि टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ द इंटरनल मोशन ऑफ द बुलेट। ये जो टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा था,
अब टेम्परेचर कैसे बढ़ा? बिकॉज ऑफ द इंटरनल मोशन ऑफ द बुलेट। जो बुलेट जो है जब इसमें लकड़ी के गट्ठे में धस जाएगी तो दैट कॉज द इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बट इट इज नॉट टू द नॉट ड्यू टू द मोशन ऑफ द बुलेट एज ए होल। बट ये अकेले यदि हम कहें कि सिर्फ बुलेट के मोशन से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो ऐसा नहीं होगा। So this is all about the introduction part of the thermodynamics. I hope that you have understood that, and all these things we will study in details in the next part of the text. Thank you.